अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय करते होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह यूईटी के पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे कि वो सवालात जो आपसे यूईटी के पेपर में पूछे गए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स इज 5 यूनिट्स। इसका मतलब हमारे पास ये है कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 3 यूनिट और दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास है 4 यूनिट। जब हम इस 3 यूनिट और 4 यूनिट को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास है 5 यूनिट। आप ये बताइए द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर हमारे पास कितना होगा। द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर हमारे पास कितना होगा। देखो, स्केलर्स एंड वेक्टर्स के अंदर हमारे पास सिचुएशन ये होती है कि जब भी दो वेक्टर्स मिले और दो वेक्टर्स के रिजल्ट से आपको एक अदर रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाए तो उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर उस रिजल्टेंट वेक्टर का साइज हमारे पास कितना होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज अंडर रूट आर, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस ऑफ थीटा। ओके, ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है। अब हमारे पास जो ए है वो पहला वेक्टर है, बी हमारे पास दूसरा वेक्टर है, आर जो है उनका रिजल्टेंट है और थीटा बेसिकली हमारे पास जो एंगल है बिटवीन द ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर। थीटा जो है हमारे पास रिजल्टेंट का एंगल नहीं होता। थीटा जो होता है बेसिकली यहाँ पे वो हमारे पास एंगल होता है बिटवीन द ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर। ठीक है, तो आर की जगह पे आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें 5 इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो है थीटा मालूम करना है और जो थीटा है वो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर है, तो आप यहाँ से जो स्क्वायर रूट है उसको यहाँ पे हटाओगे तो आप यहाँ पे करोगे एस बी एस, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, हम लोग हमेशा जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना वो एंड के अंदर करते हैं, इजी रहता है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है जो कि पॉजिटिव है, वहां जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। ये 4 का स्क्वायर है यहाँ पे पॉजिटिव है, जब वहां जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। अब अब सिचुएशन ये है कि आप क्या करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, थ्री का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, 4 का स्क्वायर होता है आपके पास 16 होता है इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, नाउ माइनस का 9 और माइनस का 16 आपके पास जब ऐड होंगे तो बन जाएगा माइनस का 25 और ये आपके पास प्लस का 25। तो प्लस का 25 माइनस का 25 जो है आपस में कैंसिल करके बना लेंगे जीरो और ये हो जाएगा आपके पास जीरो इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो 2 3 4 है इसको आप जीरो से डिवाइड कर लो और ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। अब आपने वाली चीज सोचनी है कि जो कॉस थीटा है वो अपनी वैल्यू जीरो कब देता है। कॉस थीटा जो है वो अपनी वैल्यू जीरो जब देगा जब आपके पास जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू आएगी आपके पास 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 जो होता है वो आपके पास बराबर होता है डेट इज जीरो के। ओके, अब सिनेरियो ये है कि आपने जो है वो 90 डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर हमें गिवन है, हमारे पास जो आंसर हमें गिवन है उसके अंदर हमारे पास जो डिग्री है, ठीक है, उसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट किया गया। तो हमें एक रिलेशन पता है और वो होता है 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, ये हमारे पास रिलेशन। अब 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन अपॉन 180। अब 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा 90 इक्वल्स टू पाई रेडियन अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 90। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 × 9 होता है, 9 × 2 = 18 होता है। तो हमारे पास जो 90 डिग्री है वो पाई अपॉन 2 रेडियन के बराबर होता है। इस तरीके से आप जो है वो कन्वर्शन बआसानी कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, a body starting from origin first of all moves 10 meter towards north, then 15 meter towards east, and finally moves 20 meter vertically upwards. What is the total displacement? अच्छा, हमारे पास सिचुएशन ये है कि अगर हम लोग राइट हैंड साइड होती है, हमारे पास जो राइट हैंड साइड होती है, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो ईस्ट होता है। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो हमारे पास वेस्ट होता है। हमारे पास जो स्ट्रेट होता है, आई रिपीट, हमारे पास जो स्ट्रेट होता है, ओके, वो हमारे पास होता है नॉर्थ। हमारे पास जो स्ट्रेट होता है वो हमारे पास होता है नॉर्थ
और हमारे पास जो बैकवर्ड होता है वो हमारे पास होता है साउथ। अब वर्टिकली अपवर्ड का मतलब हमारे पास ये है कि कोई भी हमारे पास जो डायरेक्शन है वो आसमान की तरफ जा रही है, उसे हम लोग कह रहे होते हैं वर्टिकली अपवर्ड। ओके। और वर्टिकली डाउनवर्ड का हमारे पास मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास जो डायरेक्शन है, ओके, वो हमारे पास जमीन की तरफ आ रही है, उसे हम लोग कह रहे होते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। ये डायरेक्शन का हमारे पास जो खेल है। कभी कभी हमारे पास सिचुएशन ये होती है कि हम लोग स्ट्रेट को यानी कि नॉर्थ को भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास जो वर्टिकली अपवर्ड है उसको भी हम लोग जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास मजबूरी होती है क्योंकि हमारे पास जो स्क्रीन है वो हमारे पास 2D है, तो ये हमारी मजबूरी है करना। ओके। सो अब हमारे पास जो सबसे पहला सिनेरियो ये है कि अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन फर्स्ट ऑफ ऑल मूव्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि हमारे पास जो बॉडी है वो ऐसे जा रही है। फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास जो बॉडी है वो 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ आ रही है, यानी कि ऐसे आ रही है। फिर हमारे पास जो बॉडी है, ओके, वो वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, यानी कि ऐसे जा रही है। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब ये है कि हमारे पास जो बॉडी है वो आसमान की तरफ जा रही है। अच्छा, अगर आपने जो है वो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो ना, तो हम सेटिंग ये करते हैं कि हम स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो इन सबको स्क्वायर करते हैं और एंड देन ऐड कर लेते हैं। यानी कि अगर आपने नेट डिस्प्लेसमेंट पता लगानी है तो उसके लिए हमारे पास सिचुएशन ये होती है कि आपने जो है वो 15 का स्क्वायर करना है, आपने 20 का स्क्वायर करना है, आपने 10 का स्क्वायर करना है, एंड देन इन सबको जो है वो आपस में आपने ऐड कर देना। ना 15 का स्क्वायर आपके पास 225 होता है, प्लस का आपके पास 20 का स्क्वायर 400 होता है, एंड देन प्लस का आपके पास जो है यहाँ पे आएगा 100। तब 400 प्लस का 100 आपके पास मिलके बनेंगे 500, और 500 और 225, तो 500 ऊपर आएगा और 225 आपके पास जो है वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 5, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 2, और 5 प्लस 2 आपके पास होता है 7 के। तो आपके पास जो है वो अंडर रूट आ रहा होगा 725। अब 725 का आपने जो है वो स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, हमारे पास जो ये गिवन ऑप्शन हमारे पास है ना, हम इनका जो है वो स्क्वायर करते हैं। अगर इनका स्क्वायर हमारे पास गिवन स्क्वायर रूट से मैच हो जाएगा तो हमारे पास जो है आसानी आंसर आ जाएगा। अगर मैं 30 का स्क्वायर करूं, तो अगर मैं 30 को स्क्वायर करने से मुराद ये है कि अगर मैं 30 को मल्टीप्लाई करूँ ना 3 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 900। तो अगर मैं 18 का स्क्वायर करूं, देखो आपको जो स्क्वायर है ना वो 1 से लेकर 25 तक बासानी याद होने चाहिए। ठीक है। आपके पास जो स्क्वायर है वो 1 से लेकर 25 तक बासानी याद होने चाहिए हमेशा। तो 18 का जो स्क्वायर होता है वो आपके बराबर होता है 324 के, और हमारे पास जो 25 का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है 625 के। ठीक है। तो हमारे पास 30 का स्क्वायर 900 के बराबर है, हमारे पास 324 का स्क्वायर जो होता है वो 18 के बराबर है, हमारे पास 625 जो है वो 25 के बराबर है। ओके। अब हमारे पास बचा क्या, 26.92। इसका मतलब ये कि 26.92 जो है वो इसका आंसर है। अब इसे करके भी देख लीजिएगा। आप 26 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 26 से, अभी हम दिखा भी देते हैं। 6 इज आपके पास कितना होता है, 36 होता है। तो 6 यहाँ पे आएगा और 3 आपके पास ऊपर जाएगा। 6 वन 6, 6 12, और 12 प्लस 3 आपके पास 15 होता है, तो 5 यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। तो नाउ 6 टू आपके पास कितना होता है, 12 होता है, तो 2 यहाँ पे आएगा, एक ऊपर कैरी जाएगा। 2 टू 4 होता है, और 4 प्लस 1 जो होता है वो आपके पास बराबर होता है 5। 12, 2 यहाँ पे 1 ऊपर कैरी, और 2 टू 4, तो 4 प्लस 1 आपके बराबर होता है 5 के। ठीक है। सो 6 यहाँ पे आएगा, 5 तो आपके पास 7 होता है, और 5 एक आपके पास जो होता है बराबर होता है 6 के। ठीक है। तो करीब तरीन जो था वो बेसिकली आपके पास इसका आंसर हमारे पास राइट हो रहा था, तो हमने जो है वो जब भी इसको यहाँ पे आंसर मार्क किया। अगर आप देखोगे भी स्क्वायर रूट सबके मिला के भी 30 का आपके पास 900 होगा, 226 का आपके पास जो है वो 676 आ रहा है, और 18 का 324 आ रहा है, 25 का 625 आ रहा है, तो करीब तरीन जो है वो इसका आंसर ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस वेरीज डायरेक्टली विद। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग न्यूटन्स के सेकंड लॉ से पहचानते हैं। हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग न्यूटन्स के सेकंड लॉ से पहचानते हैं, और उसका हमारे पास जो है वो सिचुएशन ये है कि जो फोर्स है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हमारे पास किसके, एक्सीलरेशन के। ये हमारे पास सिचुएशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमारे पास हटता है, एंड देन इसकी जो है वो डेरिवेशन है छोटी सी, फिर आपके पास जो है वो रिजल्ट निकल के बआसानी आ जाता है। अच्छा, सिचुएशन हमारे पास ये होती है कि हमारे पास जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है ना, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन आ जाता है, उसी डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है, फोर्स लगती है। तो विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा, टॉर्क और अप्लाइड फोर्स जो है, फोर्स ना हमारे पास एक दूसरे के एनालॉगस है। टॉर्क और अप्लाइड फोर्स हमारे पास, या टॉर्क और लीनियर फोर्स हमारे पास जो है वो एक दूसरे के एनालॉगस है। एनालॉगस से मुराद हमारे पास ये होता है कि जो काम हमारे पास फोर्स जो है वो लीनियर डोमेन में करती है, वही काम हमारे पास जो है टॉर्क एंगुलर डोमेन में करता है। तो टॉर्क और अप्लाइड फोर्स यानी कि लीनियर फोर्स हमारे पास जो है दूसरे के एनालॉगस है।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड देन। अब देखो काइनेटिक एनर्जी डबल, लेकिन अगर मैं बात करूं k डॉट ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से, तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डबल किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 4 टाइम्स जो होगी वो डबल होगी। ठीक है, 4 टाइम्स हमारे पास इंक्रीज होगी, विच इज ऑप्शन नंबर ए, इट्स नॉट अ करेक्ट आंसर। हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मोमेंटम की अगर हम बात करें तो p इक्वल टू एम वी होता है, यानी कि मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। जितनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारे पास जो मोमेंटम है वो भी इंक्रीज हो रहा होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज। अब एंगुलर वेलोसिटी और हमारे पास एक और चीज होती है जिसे हम लोग कह रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, इनकी हमारे पास जो डायमेंशन होती है वो हमारे पास होती है सेम। इसीलिए क्योंकि हमारे पास जो ओमेगा होता है वो बराबर होता है थीटा बाय टी के। ठीक है, थीटा का हमारे पास जो है यूनिट होता है रेडियन, और टाइम का हमारे पास यूनिट होता है सेकंड। रेडियन की हमारे पास ऐसा यूनिट के अंदर कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो इसको हम लोग निग्लेक्ट करेंगे। तो ओमेगा आएगा आपके पास 1/2। नाउ सेकंड के लिए हम लोग यूज करते हैं 1/कैपिटल टी। ये टी ऊपर जाएगा तो बन जाएगा टी की पावर -1, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की आपके पास जो डायमेंशन है वो टी की पावर -1 होती है। साथ ही साथ आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका आपके पास जो यूनिट चलता है वो चलता है 1/2, सॉरी फॉर्मूला। और आपके पास जो 1/2 है टी है सी का, उसका हमारे पास जो यूनिट है वो चलेगा सेकंड। और सेकंड के लिए हम यूज करते हैं 1/टी, और टी जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा टी की पावर -1, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन दोनों की डायमेंशन जो होती है वो हमारे पास बराबर होती है, दैट इज टी की पावर -1। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ द टेम्परेचर राइजेस द कोफिशिएंट विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज। देखो हमारे पास सिनेरियो ये है कि जो विस्कोसिटी है ना, ठीक है, वो कोई फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे पास जो विस्कोसिटी है वो कोहेसिव फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब हम लोग जो है लिक्विड का टेम्परेचर, जब हम लोग जो है लिक्विड का टेम्परेचर राइज करते हैं तो हमारे पास जो विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज होती है। इसका मतलब हमारे पास ये है कि जो कोहेसिव फोर्सेस हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड, वो हमारे पास क्या हो रही है, वो हमारे पास कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास जो विस्कोसिटी है बॉडी की वो क्या हो रही है, वो भी हमारे पास कम हो रही है। तो विस्कोसिटी का रिलेशन जो होता है हमारे पास टेम्परेचर के साथ, विस्कोसिटी का जो रिलेशन है हमारे पास टेम्परेचर के साथ, वो कैसा है, वो हमारे पास इनवर्स है। ठीक है, ये लिक्विड केस के अंदर है। लेकिन कभी कभी हमारा जो एग्जामिनर है वो इतना चालाक है कि कभी कभी ना वो इसको यहाँ पे गैस कह देता है। बोलता है कि आप बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर जो है उसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो मुझे बताओ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ गैस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखो जहाँ पे अगर गैस की बात की जाती है ना, तो गैस के अंदर हम लोग विस्कोसिटी डिस्कस नहीं करते। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको सवाल जो है वो कहता है गैस के अंदर हम लोग जो है वो विस्कोसिटी को डिस्कस नहीं करते। तो अगर आपके पास कोई भी गैस है और अगर आप जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो सिनेरियो ये होता है कि उनके जो कोलिजन्स होते हैं, ठीक है, वो और ज्यादा मजीद बढ़ जाते हैं। टेम्परेचर rises, the coefficient of viscosity of a liquid will be decreases. Question number 7, if the displacement of a particle executing simple harmonic motion is half of its magnitude, the fraction of kinetic energy will be। अब जो डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है वो है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है k डॉट ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यानी कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लूं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मुझे जो है वो वेलोसिटी मिल जाएगी। सो dx अपॉन dt इक्वल्स टू, आपके पास जो ए है वो एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड आपके पास कैसा है, हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग अनडैप ऑस्किलेशंस को जो है पढ़ रहे हैं। तो आपके पास ए बाहर आ गया। नाउ साइन का डेरिवेटिव आपके पास बराबर होता है कॉस के। ओके, और जो एंगल होता है उसका भी डेरिवेटिव आपने लेना लाजमी होता है, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव आपके पास आएगा ओमेगा। सो ये बन जाएगा आपके पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, ये आ गई आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अब वो हमसे कह रहे हैं कि x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ओके, अब सिनेरियो क्वेश्चन में हिंट ये है कि हमने क्या किया हुआ है, हमने डिस्प्लेसमेंट को हाफ किया हुआ है उसकी इनिशियल वैल्यू से। ठीक है, तो यानी कि आपके पास जो x है इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, हमारे पास जो है वो फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास जो x है वो हाफ हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो रही है, हाफ हो रही है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हाफ हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किसके हाफ हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एम्पलीट्यूड की हाफ हो रही है। तो ये बन जाएगा आपके पास a अपॉन टू इक्वल्स टू ए
साइन ओमेगा टी। अब आपके पास ए से कट जाएगा और साइन ओमेगा टी आपके पास बराबर आएगा 1/2 के। ठीक है, सुनो साइन को आप वहां भेज दो तो ये बन जाएगा ओमेगा टी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। सो साइन इनवर्स अपनी वैल्यू जो है 1/2 कब देता है, जब आपके पास जो थीटा होता है वो कितना होता है 30 डिग्री होता है। यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 30 डिग्री आ रही है। तो जहां जहां आपको जो है ओमेगा टी लिखा हुआ नजर आ जाए वहां वो आपने जो है वो 30 डिग्री को पुट करना है। सुनो वेलोसिटी इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी की जगह पे आप लिखोगे 30 डिग्री, और आपके पास जो कॉस 30 डिग्री होता है, ठीक है, वो आपके पास बराबर होता है √3/2 के। तो ए ओमेगा √3/2। ओके, ये आपके पास आ गई वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी का आपके पास जो फॉर्मूला है वो है के डॉट ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि के डॉट ई इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। और आपके पास 1/2 यहाँ पे ए रहा, एम आपके ए रहा। वेलोसिटी जो है आपके पास बन जाएगी ए स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर की जगह पे हम लोग जो है ओमेगा √3 3/2 पुट कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपके पास जो फैक्टर है 1/2 m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया 3/4 के डॉट ई। ठीक है, तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो रही है, वो आपके पास 3/4 आ रही है। ठीक है, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगी कि सर ये 1/2 m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी के बराबर कैसे है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू √k/m। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल्स टू √k/m। और एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है k डॉट ई इक्वल्स टू 1/2 k एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, एक्स नॉट बोले तो एम्पलीट्यूड। अब सिचुएशन ये है कि जो के है, ठीक है, के की वैल्यू को आप ओमेगा इक्वल्स टू √k/m से सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे करोगे एस बी एस, तो आपके पास के की वैल्यू निकल के आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर एम। इसका मतलब ये कि जहां जहां आपके पास के आएगा वहां पे आपने ओमेगा स्क्वायर एम पुट करना है। तो के डॉट ई इक्वल्स टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर एम, और ये आपके पास आ गया एक्स नॉट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जहां जहां आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही थी वहां पे आपने 1/2 ओमेगा स्क्वायर एम एक्स नॉट स्क्वायर की जगह पे आपने के डॉट ई पुट किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो है बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेव। अब आपके पास एक कलर की सीरीज होती है, वो आपके पास है विब ग्योर। विब ग्योर का आपके पास जो है वो इशू ये है कि वायलेट से जब हम रेड की तरफ जाते हैं, जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं, वी बोले तो वायलेट, आई बोले तो इंडिगो, बी हमारे पास ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो हमारे पास होती है इंक्रीज। ओके, और वेवलेंथ का और एनर्जी का हमारे पास जो रिलेशन है वो है इनवर्स। तो जब वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो एनर्जी हमारे पास होगी डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो हमारे पास रेड की होगी। ठीक है, और रेड की सबसे कम एनर्जी होगी हमारे पास इन सब में से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो हमारे पास जो रेड है, ठीक है, उसका आंसर हमारे पास बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, wavelength of X-ray is falling at an angle of 30 degree on a crystal with atomic spacing 2 multiplied by 10 की power minus का 9 मीटर for the first order diffraction is। अब सिचुएशन ये है हमारे पास कि हमारे पास जो ब्रैग्स लॉ होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा m लैम्डा इक्वल्स टू 2d, m लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब m की जो वैल्यू है वो हमें गिवन की हुई है 1, जो एटॉमिक स्पेसिंग है वो गिवन की हुई है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 9, तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 9। जो हमारे पास जो एंगल है, ठीक है, वो हमें गिवन किया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हमने यहाँ पे लिख दिया। तो साइन 30 हमारे पास बराबर होता है 1/2 के। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, सो आपके पास ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, और ये बन जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। ठीक है, विच इज आपके पास जो है इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये रहा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। अब इसका आपके पास जो है सिचुएशन ये है कि गिवन ऑप्शन में से आपके पास जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन, क्योंकि 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 10 मीटर है। ठीक है, आप यहाँ से क्या करो, आप यहाँ से 2 अलग कर लो, 10 अलग कर लो। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 10। ठीक है, बेसिस सेम पावर एड्स तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, ठीक है, इसका दारोमदार हमारे पास होता है कमिंग फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी से।
कमिंग फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी से हमारे पास जो है वो इसका दारोमदार होता है। और हम ये वाली बात मानते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये इसका मतलब ये है हमारे पास कि जितने ज्यादा हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा हमारे पास जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, फिर हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो हमारे पास क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑन एक्स एक्सिस और हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन वाई एक्सिस। तो सिचुएशन ये होती है कि हम लोग जो है जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे अपकमिंग फोटॉन्स की, उतनी ज्यादा हमारे पास जो एनर्जी होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उनकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। और उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा हमें जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें चाहिए होगा, जो ऑप्शन नंबर है। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट क्यू एमसीक्यू जो कि हमारे पास यूईटी के पास पेपर्स में आए हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।